नमस्कार साथियों। आज आपके इस टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टॉपिक में आप और हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वह क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो या फिर मेडिकल जो एग्जाम नीट के रूप में होता है, उनमें इन क्वेश्चनों में से आने की 99% संभावना रहती है और 1% ऐसा होता है कि निश्चित तौर पर आप और हम लोगों का भाग्य भी काम करता है। यदि आप और हम लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है, लक बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर इनमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो ये है। तो देखिए, ये मैंने आपको वन वर्ड के रूप में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हीं में से एमसीक्यूज बनते हैं, इन्हीं में से फिल इन द ब्लैंक बनते हैं, इन्हीं में से मैचिंग पूछी जा सकती है या फिर वन वर्ड्स के रूप में इन्हीं में से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप और हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी लोअर ड्यूरिंग, मतलब रेस्पिरेशन की जो दर होती है वह सबसे कम कब होती है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन की दर सबसे कम कब होती है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको हमको एनर्जी मिलती है। ये आपको ध्यान होगा। आप रेस्पिरेशन वाली वीडियोज को लगा लीजिए। एरोबिक और एनारोबिक, यानी एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता था, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता था। एरोबिक में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता था, क्लियर, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता था जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी प्राप्त होते थे। जबकि मुख्य रूप से एनारोबिक में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप आपको 2 एटीपी प्राप्त होते। तो ये आपको वहां से तैयारी करना है और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये वाला। तो सबसे कम श्वसन की दर कब होती है। सामान्य तौर पर श्वसन की दर जो होती है वह 16 to 18 चांस होती है। हार्ट बीट मत मान लेना, नहीं 70 to 75 लगा के आ जाए। हार्ट बीट मत मान लेना, नहीं तो 70 to 75 लगा के आ जाए तो गड़बड़ हो जाए। तो जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वह मुख्य रूप से 16 to 18 बार होती है, चांस होती है। तो इसमें मुख्य रूप से आपके जो पूछा गया ड्यूरिंग, किसके दौरान कम होती है श्वसन दर, तो विशेष तौर पर आप यहां कर दें ड्यू टू स्लीपिंग। जब आप और हम लोग सोते हैं, क्या जब आप और हम लोग सोते हैं तो सोने के दौरान मुख्य रूप से रेट सबसे कम होती है। सोने के दौरान रेट सबसे कम होती है, तो ये विषय ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो स्लीपिंग लिख दिया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इन सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये कहा गया है, क्वेश्चन में बताया गया कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो टूटता है वह कैसे कहां टूटता है। तो विशेष ध्यान आप रखेंगे कि मैं यही आपको बता देता हूं सारी प्रक्रिया। जो ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश करता है तो वहां सबसे पहले साइटोप्लाज्म में एक साइकिल चलती है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज के फलस्वरूप 2 पायरुविक एसिड बनते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये पायरुविक एसिड होते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की दर होती है। यहाँ 30 एटीपी प्राप्त होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आपके 38 एटीपी बन गए। अब तो ये कह दिया गया कि यह क्रिया कंप्लीट कहां होती है, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य रूप से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब यदि आपके ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और उसमें ये नहीं दिया हुआ है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लगाएंगे विशेष तौर पर। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को लगाएंगे, दोनों में से एक दिया हुआ है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वह एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो विशेष ध्यान देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहां दूसरा ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अरे ये तो पूरा यहां से यहां तक का एरिया है। ग्लूकोज इंटू CO2 नेक्स्ट टू टेक प्लेस इन, मतलब क्लियर दिया हुआ कि CO2, मैंने सोचा ये अगला है,
इन सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O। तो इसमें कहां टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दिया हु इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कौन कैपेबल होता है? ऑक्सीजन को ले जाने के लिए ऑक्सीजन कहां? अपने इन नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के द्वारा इस बाइंड पाइप से होती हुई लंग्स में पहुंचती है, लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंचती है, तो मुख्य रूप से क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन द्वारा मुख्य रूप से ये ब्लड में प्रवेश कर जाती है। अब ब्लड में क्या स्वयं रन करती है जाके वहां कि नहीं भैया हम तो दौड़ रहे हैं, चलो पहुंच गए जाके जहां हमको काम करना है, टिश्यू के पास पहुंच गया, सेल के पास पहुंच गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वहां मुख्य रूप से यह है, इसकी कुछ मात्रा तो जल के साथ घुलित रूप में जाती है, लेकिन वह बहुत न्यून मात्रा होती है। वहां हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड होकर मुख्य रूप से जाती है, लगभग 97%, 98 to 97% मुख्य रूप से बाइंड होकर जाती है। ठीक है, तो या तो आप लिख सकते हो ब्लड के माध्यम से या फिर हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो ये जो ऑप्शंस आपको मिल जाए उस ऑप्शन पे आप टिक करके आ सकते हैं। तो यहां ब्लड ऑप्शन दिया होगा, यदि ब्लड नहीं दिया तो फिर दूसरा हीमोग्लोबिन दिया होगा। दूसरा कौन सा दिया होगा? हीमोग्लोबिन दिया होगा। तो हीमोग्लोबिन में वह क्षमता होती है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 जुड़ते हैं। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं? 4 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि बाइकार्बोनेट आयंस कैन बी जनरेटेड इन, बाइकार्बोनेट आयंस कैन बी जनरेटेड इन। बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ जनरेट होते हैं? कहाँ जनरेट होते हैं? किसके अंदर बनते हैं मुख्य रूप से? तो ध्यान करें पूरी आप मुख्य रूप से तीसरे नंबर का जो पॉइंट था, बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, या जिसको क्लोराइड शिफ्ट कहा गया था, या जिसको हैम्बर्गर फिनोमिना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जानते थे? हैम्बर्गर फिनोमिना के नाम से जानते थे। उसको देखिए, उसमें मुख्य रूप से क्लियर बताया गया RBC में ये साइकिल चलती है। ये साइकिल कहाँ चलती है? आपकी RBC में मुख्य रूप से ये साइकिल चलती है। तो ये RBC यहां आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RBC। ठीक है, तो सॉरी ये SC लिख गया, RBC। फिर आया है द कंडक्टर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वर्टिब्रेट्स। द कंडक्टर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वर्टिब्रेट मतलब कंडक्टर, गाड़ी को चलाने वाला कंडक्टर होता है कि नहीं होता है? गाड़ी को कौन ले जाता है? कंडक्टर ले जाता है, ड्राइविंग करके इस प्रकार से ले जाता है। तो कशेरुकियों, वर्टिब्रेट का मतलब कशेरुकियों में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कंडक्टर कौन होता है? कशेरुकियों को ऑक्सीजन, कशेरुकियों को में ऑक्सीजन को ले जाने वाले को क्या कहते हैं? कंडक्टर को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? तो सीधे सीधे ये आंसर जो यहाँ दिया हुआ है, आप इसके मिलान करना है, इसको इससे मिलान करें, 3 नंबर को 5 नंबर से मिलान करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से ले जाने का कार्य करता है। द ब्लड ऑफ एनिमल इज लाइट ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, सामान्य तौर पर आप और हम लोगों का जो ब्लड होता है वह किस कलर का होता है? रेड कलर का। किसके कारण होता है? रेड कलर किसके कारण होता है? देखिए सिक्वेंसली मैं बता रहा हूं। आरबीसी के कारण, आरबीसी का रेड कलर किसके कारण मुख्य रूप से होता है? आरबीसी का रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहां आपको हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन यहां पूछा गया क्या है? द ब्लड ऑफ एनिमल इज लाइट ब्लू कलर, रेड कलर नहीं पूछा गया। तो हीमोग्लोबिन कैंसिल कर दो भैया मेरे, हीमोग्लोबिन कैंसिल कर दो। तो यहां आपको हीमोसाइनिन लगाना है। क्या? हीमोसाइनिन पिगमेंट्स लगाना, जैसे कि मुख्य रूप से आपके जितना आर्थ्रोपोड एनिमल्स होते हैं ना, कीट वगैरह, तो आप देखते हो कि कीट सड़क पर मरे रहते हैं, बरसात के दौरान कीट ही कीट दिखाई देते, तो कीट बिछे रहते हैं मरे हुए, आप और हम चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, लेकिन इतना मर्डर कर देते हैं आप और हम, उसके बाद भी मुख्य रूप से ये रोड रेड कलर की नहीं हुई, रोड रेड कलर की नहीं हुई, क्योंकि अपना ब्लड फैल जाए तो रेड कलर का हो जाएगा। तो चूंकि उसके ब्लड में मुख्य रूप से हीमोसाइनिन पिगमेंट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जो मुख्य रूप से लाइट ब्लू कलर का पिगमेंट्स है, इस वजह से उनमें ब्लू कलर। तो यहां लिख दीजिए आप कौन सा पिगमेंट्स होगा किस पिगमेंट की उपस्थिति में? हीमोसाइनिन। क्लियर? आफ्टर, क्या? आफ्टर इंस्पायरेशन, आफ्टर, आर नहीं बनाई थी, आफ्टर इंस्पायरेशन डायफ्राम बिकम, मतलब
इंस्पायरेशन के बाद डायफ्राम मुख्य रूप से क्या होता है, तो सीधे सीधे कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो लिख दीजिए, ठीक। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज रेगुलेटेड बाई, जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वह किसके द्वारा रेगुलेट होती है, किसके द्वारा रेगुलेट होती है? देखिए इसमें आप मुख्य रूप से जो ऑप्शंस में क्या, एक तो सीएनएस लिखना पड़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यदि ऑप्शंस में है तो। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखना पड़ेगा। क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखना पड़ेगा, विशेष ध्यान रखें। यदि मेडुला ऑब्लोंगेटा दिया तो मेडुला ऑब्लोंगेटा लगा दे, यदि मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं दिया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आप चिन्ह लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुख्य रूप से चिन्ह लगाएंगे। तो यहां लिख दीजिए आप, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज रेगुलेटेड बाई, यहां से लिखूं थोड़ा सा, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर एटीपी इज, देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, एटीपी इज, एटीपी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। भाई जैसे आप पैसा देते, अपनी पैसा कहते हैं इंडियन करेंसी, रुपया। इंडियन करेंसी क्या है? रुपया। उस रुपया को कागज का ही टुकड़ा उतनी नाप का वैसीकरण करके ले जाओ, बिल्कुल फोटोकॉपी करके कर ले जाओ, लेकिन वो नहीं चलेगी। लेकिन वो जो नोट है इंडियन करेंसी वाला, वो भाग के चल जाता है। क्या भाग के चलता है कि नहीं चलता है? तो ऐसे ही मुख्य रूप से अपना शरीर किसके द्वारा चलता है? अपना शरीर पैरों के द्वारा थोड़ी चल रहा, मसल्स के द्वारा थोड़ी चल रहा। इनमें मुख्य रूप से क्या होता है कि आपके सीधे सीधे एटीपी से एनर्जी प्राप्त होती है, एटीपी से एनर्जी प्राप्त होती है। इस वजह से किससे प्राप्त हो रही है? एटीपी से। तो स्वाभाविक है, कह दिया एनर्जी करेंसी। क्या कह दिया गया? एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता। अब इसकी खोज किसने की थी? लोहमान साइंटिस्ट ने। किसने की थी? लोहमान साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से इनकी खोज की थी। तो यहां लिख दीजिए आंसर, इंडियन इंडियन नहीं, एनर्जी करेंसी। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं? एनर्जी करेंसी। इसका आंसर भाई ये ना समझ जाए, ठीक है, इसका आंसर है ये। देखिए फिर है द लोब्स फॉर्म इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ मैन। मानव के राइट और लेफ्ट लंग्स में, मतलब सीधे और डेरे लंग्स में, दाएं बाएं लंग्स में मुख्य रूप से कितने लंग्स की संख्या होती है? वो लोब्स की संख्या होती है, पिंड की संख्या होती है। तो आप देखिए सिस्टम की वीडियोस को उठाइए, क्या लंग्स के सिस्टम की वीडियोस को उठाइए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट जो लंग्स होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। जो मिडिल लोब होता है वह मिडिल लोब मुख्य रूप से वेस्टिजियल फॉर्म में मुख्य रूप से किसके रूप में पाया जाता है? एक पेरिकार्डियल कैविटी बनाता है जिसमें हार्ट सिचुएटेड रहता है। क्या? हार्ट सिचुएटेड रहता है। तो सीधी सीधे आप क्या बता सकते हैं कि राइट लोब्स में 3 एंड लेफ्ट लोब्स में 2 लोब पाए जाते हैं। तो कितना लिख दें? 3 एंड 2 लोब्स। भाई राइट में 3 और लेफ्ट में 2 लोब्स पाए जाते हैं। फिर लिखा है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई ड्यू टू। अभी देखिए क्वेश्चन आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई। एल्वोलाई में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से ब्लड में पहुंच जाए और ब्लड की CO2 मुख्य रूप से एल्वोलाई में आ जाए। तो ये जो आदान प्रदान है, ये आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा मुख्य रूप से होता है। तो यहां आप लिख दीजिए सिंपल डिफ्यूजन। मुझको थोड़ा सा जगह कम नजर आ रही है, इस वजह से मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। छोटा अक्षर दिखाई देगा भाई। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। फिर है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू। मतलब सीधे सीधे क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए पहले मैं मतलब यहां कहीं मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए, यहां ध्यान दें,
ये ब्लड में ऑक्सीजन पहुंची, यहाँ हीमोग्लोबिन पाई जाती है, यहाँ हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन जुड़कर मुख्य रूप से क्या बनाता है, HbO2 बनाता है। ठीक है, HbO2 बनता है। क्लियर दिखाई, विजुअल, इट इज विजुअल, बिल्कुल राइट। तो अब ये मुख्य रूप से जैसे यहां पहुंचता है, ये क्या है, लंग्स लेवल, मतलब ये सॉरी क्या है, टिश्यू लेवल या सेल्स है, इस जगह पहुंचता है तो ये मुख्य रूप से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटता किसमें, हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, और पुनः फिर ऑक्सीजन टूट जाता है, और ये ऑक्सीजन मुख्य रूप से इसके अंदर जाकर एरोबिक प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये जो वही क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू, यानी कि टिश्यू लेवल पर मुख्य रूप से क्या होता है कि वहां द जो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यू, ये बोल रहे हैं टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वह कम होता है, टिश्यू लेवल पर या सेल लेवल पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वह मुख्य रूप से कैसा होता है, कम होता है। इस कारण से मुख्य रूप से क्या होता है कि ये कर्व डिसोसिएशन कर्व बनता है। क्या डिसोसिएशन कर्व होता है, तो यहां लिख दिया जाए, द रिडक्शन of oxygen pressure in टिश्यू, यानी कि सीधे सीधे लिख दिया, ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू में मुख्य रूप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू में मुख्य रूप से कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये चीज मुख्य रूप से आपको क्या लिखनी है, इस जगह लिखना है। ठीक है, अब आप आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, देखिए अभी मैंने पीछे देखिए इसका तुलनात्मक अध्ययन के लिए कहीं सीएनएस और मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखा होगा, ये द प्रोसेस रेगुलेटेड, 18 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, 8 नंबर के सॉरी क्वेश्चन को देखिए, और ये 30 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, मैंने यहाँ क्या दिया था, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाई, तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ स्थित होते, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहाँ स्थित होते, मेडुला ऑब्लोंगेटा में मुख्य रूप से स्थित होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर दिया रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्यूर इन द, रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्यूर इन द, तो देखिए रेस्पिरेशन प्रोक्यूर कहां पाई जाती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां होती है, तो अभी मैंने बताया था जैसे कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ये ऑप्शन ना दिया, अब ये भी कह सकते हैं इसमें एक जगह ये भी कह सकते हैं इन द सेल बॉडी, क्या, इन बॉडी ऑफ सेल, मतलब अपने शरीर की सभी सेल्स में मुख्य रूप से ये प्रोसेस होती है, क्या, अपने बॉडी की सभी सेल्स में मुख्य रूप से ये प्रक्रिया होती है। तो इन सेल ऑफ द बॉडी लिख दीजिए आंसर में, यहां आंसर में लिख दीजिए इन सेल ऑफ द बॉडी, इन सेल ऑफ बॉडी, बस इतना चार दो, ऑफ द बॉडी छोड़ो, शरीर की कोशिकाओं में। आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द लंग्स, आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द लंग्स, इसको क्या कहते हैं, जो लंग्स के चारों ओर की जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इन प्लूरल मेम्ब्रेन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। जो पैराइटल होती है वह मुख्य रूप से थोरेसिक कैविटी से सटी हुई रहती है, और जो विसरल प्लूरा होती है वो है मुख्य रूप से लंग्स के बिल्कुल दीवार से सटी हुई रहती है। तो यहां आपको लिखना है प्लूरल मेम्ब्रेन, तो लिख दीजिए आंसर, लिख दीजिए, नीचे लिख रहा हूं यहां प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर, तो ये आपके मुख्य रूप से इस प्रकार से। अब आता है कि लंग्स आर सिचुएटेड इन, देखिए क्वेश्चन देखिए, लंग्स आर सिचुएटेड इन, अभी मैंने यही बताया था, थोरेसिक लिखा था, तो यहां कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी, क्या कह सकते हैं, लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, अपनी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। तो लिखिए थोरेसिक कैविटी। ठीक है,
द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस आर, विशेष ध्यान रखें कि फिश के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या। देखिए मैंने क्या किया है वीडियो में बनाते समय, इनवर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स सभी में मुख्य रूप से ऑर्गन कराए, चाहे रेस्पिरेशन के हो चाहे एक्सक्रीटरी के हो, किसी के भी हो, मैंने सभी के मुख्य रूप से कराए। और विशेष तौर पर इनवर्टिब्रेट्स के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तो वर्टिब्रेट्स के आ गए, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फिशेस के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते वह क्या होते, मछलियों के श्वसन अंग को क्या कहते हैं, मछलियों के श्वसन अंग को मुख्य रूप से गिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिल्स, गलफड़े जिसको कहते हैं हिंदी में। इन ब्लड कैप्सूल्स CO2 ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, ब्लड कैप्सूल्स कॉमा CO2 ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ, ब्लड कैप्सूल मतलब ब्लड के आरबीसी में, ब्लड के आरबीसी, इसका क्वेश्चन क्या, ब्लड की आरबीसी में मुख्य रूप से किस रूप में CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो बाहर होता है, बाहर होता है, ठीक है, H2O और CO2 मिल गए, ऐसे होता है। एक मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन मतलब अमीनो एसिड से मिलकर मुख्य रूप से बनाते हैं। तो यहाँ लेकिन ये आरबीसी के अंदर जैसे प्रवेश कर जाते हैं तो ये किस रूप में होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। किस रूप में होते हैं, बाई आयंस में, बाइकार्बोनेट के रूप में, आयन सॉरी, बाई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी रूप में होता है, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ही होता है। लगभग 70% CO2 टिश्यू से एल्वुलाई तक इसी के माध्यम से पहुंचती है, एल्वुलाई तक मुख्य रूप से इसी के माध्यम से पहुंचती है। द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन विच प्रोसेस, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन विच प्रोसेस। आपको मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये जो ऑब्जेक्टिव समझाना शुरू किया था उसी के दौरान मुख्य रूप से आपको ये बता दिया गया था कि एनएरोबिक में फूड का ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है, तभी तो 2 ATP प्राप्त होती है, यानी कि आंशिक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता, मुख्य रूप से सीधे सीधे 38 ATP प्राप्त होती। लेकिन यहां मुख्य रूप से पार्शियल शब्द लिखा हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो सीधे सीधे पार्शियल ऑक्सीडेशन में मुख्य रूप से क्या, इसको क्या कहते हैं, एन एरोबिक, क्या कहा जाता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। कितनी ATP, 2 ATP, ठीक। ईस्ट फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ईस्ट फर्मेंटेशन का मुख्य रूप से रिजल्ट क्या होता है, ईस्ट फर्मेंटेशन में मुख्य रूप से आप जाइए पीछे कि क्या बनाया, पूरा का पूरा बताया है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको कह दिया गया एथिल एल्कोहल, और प्लस क्या बनता है, CO2, ठीक है। ईस्ट फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। देखिए अभी कहीं ना कहीं मैंने यहां बताया है, जब हीमोग्लोबिन की इस जगह चर्चा कर रहे थे कि 5th नंबर क्वेश्चन में, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता हुआ है, कितनी परसेंटेज में होता है, तो मैंने सीधे सीधे यहां कर दिया 97%। कितना होता है, 97%। इट इज विजुअल नॉट विजुअल, तो यहां थोड़ा सा मैं और कर देता हूं, 97%, बगल से नीचे लिख दिया। टू टाइडल एंड वाइटल एयर का रेशियो होता है, टाइडल एंड वाइटल एयर का रेशियो मुख्य रूप से क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपका इसका जो रेशियो होता है वह रेशियो मुख्य रूप से कितना होता है, 1:10, 1:10 होता है। कितना होता है, 1:10 होता है। द परसेंटेज ऑफ CO2 कंबाइंड विद वाटर ऑफ ब्लड एज कार्बोनिक एसिड, देखिए ये बाइकार्बोनेट के रूप में मैंने कितना बताया था आपके, लगभग 70%, कहां लिखा है बाइकार्बोनेट, इसके रूप में लगभग 70% होता है। लेकिन यहां क्वेश्चन दे दिया कि जो ब्लड प्लाज्मा का जो पानी होता है उससे मुख्य रूप से कितने परसेंटेज होता है, तो लगभग 10%। कितनी कंबाइन होती है CO2, 10%। जिससे ध्यान रखें
CO2 जैसे ही ब्लड में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वहां के पानी, प्लाज्मा का जो वाटर होता है उस वाटर से मिलता है, तो सिर्फ 10% ही मुख्य रूप से होता है। फिर क्या होता है कि ये आरबीसी में प्रवेश करती है तो वहां 70% कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसकी गति मिलने के बढ़ा देता है, तो वहां 70% बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ 10%, वहां 70% बताना है आपको। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के टोटल को क्या कहते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि बहुत ताकत से एयर को ले लो, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और ताकत से बाहर निकाल दो, तो इनका जो टोटल सम आता है, मतलब टोटल जो आता है, उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? इसके टोटल को क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी। इसके टोटल को क्या कहा जाएगा? देखिए कहां चला गया ये 24 वाला, वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। इट इज विजुअल, दिखाई दे रहा है, देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वाइटल कैपेसिटी मैंने कैपे लिख दिया है, सिटी आप लिख लो, पूरा नहीं दिखाई देगा आपको। वाइटल कैपेसिटी। एटीपी वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, अरे वाह, ये तो क्वेश्चन यही आ गया। देखिए मैंने अभी बताया था, देखिए 9 नंबर पे, देखिए 9 नंबर की तुलना यहाँ करिए 25 से, 9 नंबर की तुलना 25 से करिए। यहाँ मैंने बताया था एटीपी इज एनर्जी करेंसी, उसी दौरान ये बताया था कि एटीपी को सबसे पहले किसने बताया था? लोहमान साइंटिस्ट ने। किसने बताया था? लोहमान। तो यहां वही लिखना, एटीपी वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय लोहमान। लोहमान, क्लियर? बिल्कुल समझ लेना अच्छे ढंग से। इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन आने बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये भूल जाइए कि आपके आउट ऑफ 20 to 20 ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाएंगे, क्योंकि मैं साथ साथ समझा भी तो रहा हूं पूरा का पूरा। फिर आता है कि एल्वुलर एयर में परसेंटेज ऑक्सीजन पाई जा, कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है एल्वुलर एयर में? मुख्य रूप से कितने परसेंटेज ऑक्सीजन पाई जाती? लगभग यहाँ 40% ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 40% ऑक्सीजन पाई जाती है। ये थोड़ा सा नाम, ये जो मान है, ये मान आपको रटने पड़ेंगे। ये क्या मान आपको रटने पड़ेंगे? दोनों नेजल चेंबर किसके द्वारा अलग रहते? तो मेजोथर्मोइड बॉन, मेजोथर्मोइड कार्टिलेज के द्वारा मुख्य रूप से अलग रहते हैं। मेजोथर्मोइड कार्टिलेज के द्वारा अलग रहते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो कार्टिलेज है इसको कहते हैं। तो लिख दीजिए मेजोथर्मोइड कार्टिलेज। अब लिख लीजिए आप, यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन के दोनों लंग्स में एल्वुलाई की संख्या कितनी होती है? ह्यूमन के लंग्स में मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है एल्वुलाई की? मानव के फेफड़ों में एल्वुलाई की संख्या कितनी होती है? 75 करोड़। कितनी होती है? 75 करोड़ होती है, 75 करोड़ होती है। तो देखिए यहाँ 75 करोड़ लिख दीजिए यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो। आप नहीं तो मैं बोल रहा हूं 28 वाले क्वेश्चन में 75 करोड़ लिख लीजिए। 28 क्वेश्चन में 75 करोड़। वोकल कॉर्ड किन कार्टिलेज के बीच होते हैं? वोकल कॉर्ड जिससे अपनी वॉइस निकलती है उनको क्या कहा जाता है? वोकल कॉर्ड कहा जाता है। वॉइस निकलने वाले को क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। तो ये किन के बीच में स्थित होते हैं? ये मुख्य रूप से किन के? थायराइड एंड अरेटिनॉइड। थायराइड एंड अरेटिनॉइड। तो लिख लीजिए थायराइड, थायराइड भाई क्या होता है लास्ट में थोड़ा दिखाई देना इसके, और अरेटिनॉइड। मैं तो बोल रहा हूं 29 के में लिख लीजिए आप आंसर में, थायराइड और अरेटिनॉइड के बीच में मुख्य रूप से वोकल कॉर्ड स्थित होते हैं। थायराइड और अरेटिनॉइड के बीच में वोकल कॉर्ड स्थित होते हैं। हैम्बर्गर शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। लिख लीजिए हैम्बर्गर शिफ्ट को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। अभी देखिए मैंने कहीं बताया था अभी, क्या? हैम्बर्गर फिनोमिना मुख्य रूप से कहा था ना। तो हैम्बर्गर फिनोमिना कह लो, इसको क्लोराइड शिफ्ट कह लो, या बाइकार्बोनेट के द्वारा मुख्य रूप से कह लो। तो इसके द्वारा यदि कोई पूछता है तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड में कार्बोनिक एसिड की मात्रा किसकी प्रेजेंस के कारण नहीं बढ़ती? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिसने बहुत अच्छे ढंग से समझा हुआ
वही स्टूडेंट इसका जवाब दे पाएगा। ब्लड में कार्बोनिक अम्ल की मात्रा किसकी प्रेजेंस के कारण नहीं बढ़ती है? तो सोडियम आयन की प्रेजेंस के कारण नहीं बढ़ती है। तो लिख दीजिए यहां, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी वजह से मैं ये आप लोगों के लिए छांट छांट के मेहनत कर रहा हूं कि एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन, पूरे चैप्टर को आप बार बार पढ़ें। मतलब जो भी वीडियो, आप उस वीडियो को देखें, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम कोई भी होता है या किसी भी प्रकार का ये नौकरी लगने के लिए जो एग्जाम होते हैं, उनमें एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाना है। और नीट में तो मुख्य रूप से बहुत से क्वेश्चन इसमें से आपके आने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।